हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। हमारा टॉपिक चल रहा है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में जलवायु के विषय में हम पढ़ चुके हैं। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में वर्षा का अनुपात। भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। ये कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होती है और पूरे वर्ष का जो एवरेज निकाला जाता है पूरे इंडिया का और पूरे वर्ष का, तो जो एवरेज निकल के आता है वो है 125 सेंटीमीटर एनुअल। परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। क्षेत्रीय विभिन्नताएं कैसे पाई जाती है कि जैसे भाई अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पे वर्षा अत्यधिक कम होती है। और जबकि आप पूर्व में चले जाइए, यहाँ पे मेघालय राज्य में जो शिलोंग है और चेरापूंजी मासिनराम है, यहाँ पे भारत की ही नहीं अपितु विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। और यहाँ पे जो वर्षा का औसत है वो लगभग 1141 सेंटीमीटर है। और जबकि अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ मुश्किल से 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। देश में होने वाली वर्षा का अधिकांश भाग मानसूनी हवाओं से ही प्राप्त होता है। देश की कुल वर्षा का 74% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, 13% वर्षा लौटते हुए मानसून से। लौटता हुआ मानसून क्या होता है भाई कि जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है वह जून में आता है और इसमें भी सबसे पहले 1 जून को केरल के तट पर पहुंचता है। उसके बाद धीरे धीरे यह संपूर्ण भारत में विस्तृत हो जाता है। और जो वर्षा ऋतु है लगभग 4 महीने की, तो यहाँ पे 4 महीने में पूरे देश में वर्षा होती है। उसके बाद मानसून जो है वापस लौटना शुरू होता है, उसे कहते हैं लौटता हुआ मानसून। तो ये लौटते हुए मानसून से कितनी वर्षा होती है? 13%। अच्छा जी। और 3% जो है शीतकालीन मानसून से यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है कि भाई पृथ्वी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम हवाएं चलती हैं। उनकी गति पश्चिम से पूर्व होती है और ये जेट स्ट्रीम है, इनकी जो खोज सबसे पहले 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी। उस समय जब अमेरिका के जो जेट वायुयान थे जापान पर बम गिराने के लिए जा रहे थे, तो उस समय इनकी खोज हुई थी। तो उनके नाम के आधार पर इनका नामकरण किया गया है जेट स्ट्रीम। तो चूंकि ये भूमध्य सागर के आसपास से उत्पन्न होकर भारत तक पहुंचती है और यहाँ पे सर्दियों में उत्तरी भारत में वर्षा कराने में सहायक होती है। तो लेकिन यह केवल 3% ही करा पाती हैं। और शेष 10% भाग पूर्वी मानसून पवनों द्वारा, इसे मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं। जो मानसून से पहले कुछ वर्षा होती है उसे मानसून पूर्व की वर्षा कहते हैं। अब बात करते हैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत की। थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून। तापीय सिद्धांत अथवा चिरसम्मत विचारधारा, इसमें सबसे पहली विचारधारा है, सबसे प्राचीन विचारधारा, इसे तापीय सिद्धांत या चिरसम्मत विचारधारा भी कहा जाता है। तो क्या है? थर्मल थ्योरी और द क्लासिक थ्योरी। इस सिद्धांत को
एडमंड हेली ने 1656 में एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या हेतु प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मानसून महाद्वीपों एवं महासागरों के उष्मन में अंतर के कारण इनमें उत्पन्न तापीय विरोधाभास का परिणाम है। भाई एडमंड हेली ने बताया है कि, और ये सिद्धांत कब दिया उसने, 1656 में। तो वे बताते हैं कि जब हमारा क्षेत्र यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पे मई जून में सूर्य किरणें लगभग सीधी चमकती हैं, तो उससे क्या होता है, तापमान अधिक हो जाता है, और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पे एक गर्त बन जाता है हवा का, और यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। तो इस प्रकार गर्त बन जाता है, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा से हवाएं, क्योंकि भारत के दक्षिण पश्चिम में महासागर है, हिंद महासागर है दक्षिण में, तो उस दिशा से हवाएं स्थान को घेरने के लिए चलती हैं। क्योंकि समुद्र से स्थल की ओर आती हैं, काफ़ी नमी धारण की होती हैं, तो वे यहाँ पे आके वर्षा कराती हैं। ये बता रहा है कि ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है तथा तापीय विषुवत रेखा उत्तर की ओर खिसक जाती है। देखिए भाई, जो विषुवत रेखा है वह वैसे तो पृथ्वी के बीचों बीच है, और ये बता दूं कि केवल एक काल्पनिक रेखा है, वास्तविक में ऐसी कोई भी रेखा पृथ्वी पर नहीं है। तो जब ये रेखा ताप के कारण उत्तर की ओर खिसक जाती है, इस कारण दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें निम्न वायुदाब की ओर खींची चली आती हैं। जब ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं, तो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण दाहिनी ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम हो जाती हैं। चूँकि ये पवनें समुद्र के ऊपर से लंबी दूरी तय करके आती हैं, अतः अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता यानी कि नमी लाती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराती है। देखिए भाई, अगर बात आती है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ देश शामिल हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। 5 देश आते हैं उपमहाद्वीप में। क्योंकि इसकी विशालता के कारण इस क्षेत्र मतलब इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। तो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? एक विशाल क्षेत्र, लेकिन ये महाद्वीप का एक भाग है, इसलिए उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। आलोचकों के अनुसार यह मानसून की एक सरलीकृत व्याख्या है, क्योंकि सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थिति प्रत्येक वर्ष निश्चित रहती है, जबकि मानसून के आगमन में अनिश्चितता बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं भाई। फिर नेक्स्ट थ्योरी है जेट स्ट्रीम थ्योरी। ये इम्पोर्टेंट है भाई, और प्रेजेंट टाइम के हिसाब से फिट भी बैठती है। अर्थात जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है उसकी विस्तृत और कह सकते हैं व्यवस्थित व्याख्या करती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम होती क्या है। अभी आपको मैंने बताया कि जो जेट स्ट्रीम है वे धरातल से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रवाहित होती हैं, और इनकी जो गति है लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और इनकी खोज कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो जेट स्ट्रीम वायुमंडल में 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर अति तीव्र गति से चलने वाली वायु प्रवाह प्रणाली है,
जो निम्न वायुमंडल के मौसम को भी प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है तथा उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के द्वारा उत्तरी पूर्वी मानसून यानी जो शीतकालीन मानसून होता है उसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून की उत्पत्ति में मदद मिलती है। और इनकी गति अभी बताया आपको 160 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 160 किलोमीटर पर आवर। शीतकाल में पूरे पश्चिमी तथा मध्य एशिया में उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती रहती है। किस दिशा में होती है भाई? पश्चिम से पूर्व दिशा में। और एक और बात, जब ये प्रवाहित होती हैं तो ये सर्पिलाकार आकृति में प्रवाहित होती हैं यानी कि स्पाइरल में प्रवाहित होती हैं। और जब यह तिब्बत के पठार पर पहुंचती है तो तिब्बत का पठार चूंकि विश्व में सबसे ऊंचा पठार है तो वहाँ पे तिब्बत का पठार अवरोध पैदा करता है और इस अवरोध के कारण जो जेट स्ट्रीम है दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर से प्रवाहित होती है तथा दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर चली जाती है, जो शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप पर पश्चिमी विक्षोभ लाती है। तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम एक प्रकार की क्षेत्रीय एवं मौसमी जेट स्ट्रीम है। इसकी उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु के समय तिब्बत के पठार पर अत्यधिक तापमान के कारण गर्म वायु के आरोहण यानी कि वायु का गर्म होकर ऊपर उठना से अक्षोमंडल के ऊपर की परतों में विकसित उच्च वायु दाब के केंद्र से होती है। देखिए भाई, अभी बताया मैंने कि तिब्बत का पठार विश्व में सबसे ऊंचा है और कहाँ पे? चाइना में है। ये पठार किसे कहते हैं? एक ऐसा स्थलखंड जो समुद्र से काफ़ी ऊंचा होता है और उसके जो किनारे हैं वो खड़े ढाल वाले होते हैं, लेकिन उसका जो शीर्ष होता है वह सपाट होता है। तो पर्वत शिखर में और पठार में केवल यही अंतर है कि पठार का जो शीर्ष है वह सपाट होता है, चौरस होता है, प्लेन होता है, जबकि जो पर्वत है उसका शीर्ष नुकीला होता है, शंकु के आकार का होता है और पठार का चौरस यानी सपाट होता है। लेकिन दोनों के ही ढाल खड़े होते हैं और जो पठार है उसकी जो औसत ऊंचाई है वह 600 मीटर या उससे अधिक मानी जाती है। तो भाई जब ये आगे बढ़ते हैं, चलो। उच्च वायुदाब के केंद्र से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर की ओर चलने वाली हवा को ही उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। देखिए भाई, जो जेट स्ट्रीम है एक होती है पश्चिमी जेट स्ट्रीम और एक होती है पूर्वी जेट स्ट्रीम। भारत में सर्दियों में पश्चिमी जेट स्ट्रीम प्रभावित होती है, लेकिन जैसे ही गर्मी की ऋतु आती है मई जून में, जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है यह तिब्बत के पठार की उत्तर की ओर खिसक जाती है पेटी, और यहाँ पे जो तिब्बत का पठार है अधिक गर्म हो जाता है और अधिक गर्म होने के कारण यहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और यहाँ की जो वायु है ऊपर उठकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती है। यही पूर्वी जेट स्ट्रीम कहलाती है। उच्च वायुदाब के कारण केंद्र से बंगाल खाड़ी और अरब सागर से होते हुए
दक्षिण हिंद महासागर की ओर चलने वाली हवा को ही उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहते हैं। इस जेट स्ट्रीम के कारण मेडागास्कर द्वीप, देखिए भाई मेडागास्कर द्वीप जो है ये अफ्रीका महाद्वीप है, उसके दक्षिण पूर्व में स्थित है और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी याद रखना। तो इस जेट स्ट्रीम के कारण मेडागास्कर द्वीप के समीप वायु के अवरोहण से उच्च वायुदाब का विकास होता है। यहाँ से चलने वाले दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें जब विषुवत रेखा को पार करती हैं तो कोरियोलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती हैं तथा उपमहाद्वीप के तट से टकराकर वर्षा कराती हैं। इन्हें ही दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए भाई इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर आगे कंप्लीट करेंगे इसको। तब तक के लिए धन्यवाद।